वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाजरीन, खबर यूं है कि वजीर आजम इमरान खान 24 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब करेंगे। इजलास में शिरकत के लिए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी वफ्द के हमरा अमरीका रवाना हो गए हैं। हमारा सवाल ये होगा कि वजीर आजम इमरान खान 24 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वजीर आजम को किन मौज़ूआत पर बात करनी चाहिए, ये होगा हमारा पहला सवाल। और इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, तारुफ में आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शैब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अतर काज़मी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जुनैरा अजहर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। NBC आपकी जानिब आऊँगी। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि वज़ीर आज़म का फोकस क्या होगा या क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? क्या वो अफगानिस्तान पर ज़्यादा बात करेंगे या फिर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भी बात करेंगे? मेरा ख्याल ये है कि सब कुछ तय हो चुका है, पॉइंटर्स भी डिसाइड हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ भी कर दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर भी अपनी इनपुट भी दी है। अफ़गानिस्तान बेसिक है और बेसिक अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है। तालिबान को इग्नोर ना करें, ये पैगाम होगा, ये मैसेज होगा। और तालिबान से बना के रखें, अफ़गानिस्तान को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद दें, अफ़गानिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा होने दें। अफ़गानिस्तान में एक इनक्लूसिव, कहते हैं ना, कुल जमाती या शमूलियती, एक नया लफ्ज़ आया है, शमूलियती हुकूमत होनी चाहिए। ये होगा मेरा ख्याल है। और साथ साथ ये भी होगा कि अगर हालात ख़राब होते हैं तो फॉल आउट पाकिस्तान पे होगा। और फॉल आउट बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हालात ख़राब होते हैं, वहाँ खाना जंगी होती है, हालात गड़बड़ हैं वहाँ पर, अंदरूनी खाना भी गड़बड़ हैं, पंशेर में भी गड़बड़ हैं अभी। तो अगर ये खुदा न ख्वास्ता आगे बढ़ता है तो फॉल आउट पाकिस्तान पे होगा। और एक दिन कहा था अतर काज़मी साहब ने कि अगर 10 लाख महाजिर आ गए हमारे बॉर्डर पे तो हम क्या करेंगे। बहुत बड़ा सवाल है ये कि अगर 10 लाख का हजूम हमारे बॉर्डर पे आ जाता है, 30 लाख वैसे ही मौजूद हैं, 10 लाख गैर कानूनी है, 50-60 लाख तो ही हो जाएंगे। तो हम कहाँ जाएंगे? अब तो हमारे पास तो वो ज़राए भी नहीं है जिससे हम कर सकें। यूरोप महाजरीन को निकाल रहा है, वहाँ एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है कि अफ़गान महाजरीन को हम नहीं लेंगे, अमेरिका ले जाए। अमरीकी लोग थे, वो अमरीकी मुखबिर थे या ट्रांसलेटर्स थे या जो भी थे वो थे। फिर कश्मीर पे बात होगी यकीन तौर पर, और कश्मीर पे बात रिपीट होगी, नई बात कोई नहीं होगी, ना ही कोई कट ऑफ डेट होगी। माहौलियात पे बात होगी, दुनिया में अदम मसावात पे बात होगी, गरीब मुल्कों का जो पैसा लूट के बाहर ले जाते हैं उनके ख़िलाफ़ बात होगी, उनके ख़िलाफ़ कानून साजी बात होगी। अमीर मुल्कों से फिर कहा जाएगा हमारा पैसा वापस करो। अमीर मुल्क ज़ाहिर है इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ ये कि मतलूबा, मेरा ख्याल इस बात पे ज़्यादा बात होनी चाहिए कि जो मतलूबा मुजरमान हैं उनको वापस किया जाए और उस बारे में मुआहदे किए जाएँ, इस पर बात होगी। साथ ही साथ इम्कानी तौर पर ये भी बताया जाएगा कि पाकिस्तान किन मसाइल से दो चार है। ठीक हो गया। जैना साहब आपकी जानिब आऊँगी। जैसे कि NBC ने भी कहा कि जो पॉइंट्स बना दिए गए हैं, दे दिए गए हैं, उनमें ये भी एक शामिल होगा कि तालिबान को इग्नोर ना करें। तो आपके ख्याल में तालिबान हुकूमत से मुतालिक वज़ीर आज़म का क्या मौक़िफ़ हो सकता है जब वो खिताब करेंगे? क्या उनकी हुकूमत को तस्लीम करने का मुतालबा करेंगे या उनको करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो इस वक्त ज़रूरत है वो है इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे उनको जो इमदाद देनी है उसका लाजमन तज़किरा होगा कि वो सबसे पहले वो दी जाए। और जहाँ तक उसके सियासी अमल का ताल्लुक है, वो पाकिस्तान खुद कह रहा है कि हम उनसे राब्ते में हैं, कोशिश कर रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं कि वो ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना लें। फिर पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं उनको आप नुमाइंदगी दें। ये ताजिकिस्तान में भी प्राइम मिनिस्टर ने बात की कि अगर यहाँ पे हम चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आए अफगानिस्तान में तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको किसी न किसी शक्ल में आपको सिस्टम का हिस्सा बनाना होगा। तो ये तो एक अफगानिस्तान का मसला जो है उस पर ज्यादातर यही बात होगी कि तालिबान को रद्द ना करें, उनको इग्नोर ना करें और उनको फैसिलिटेट करें ताकि जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे किए जा सकें। और इस वक्त उनको इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे खुल के इमदाद दें ताकि उनके यहाँ वहाँ पे अलमिया ना हो। इसके साथ साथ कश्मीर बिल्कुल लाजमी है। कश्मीर में आपने देखा कि अभी
एक डोजियर हमने इशू किया था, और ये डोजियर था सैयद अली गिलानी की वफात के बाद जो हालात वहां पे हुए, खसूसी तौर पे उसके बारे में। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज भी हाईलाइट की जाएगी, क्योंकि डोजियर जो है वो आपने पब्लिक किया हुआ है, कौमी आलम के सामने रखा है, तो उसमें बड़ा मवाद है, सो वो भी उसका भी जिक्र आएगा। फिर इस्लाम फोबिया पे बात होनी चाहिए, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर उसको भी करेंगे। कुछ माहौलियात पे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने इस सब्जेक्ट को, माहौलियात के सब्जेक्ट को काफी इम्पोर्टेंस दी है। पाकिस्तान में ट्री प्लांटेशन वगैरह के काफी मुहिमें चलाई हैं, तो ये भी वहां पे जिक्र आएगा। तो मेरा ख्याल है यही चीदा चीदा इश्यूज हैं जिनका हमारे मुल्क से ताल्लुक है, और इस चीज की बुनियाद पे तवक्को यही है कि वो इनको अच्छी तरह एड्रेस करेंगे। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि और कोई ऐसा इशू है नहीं जो हम समझें कि पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से वो बहुत अहम है और हमें उसको अपनी स्ट्रेटजी में कहीं शामिल करना है। तो मेरा ख्याल है कि यही 4-5 चीजें हैं जिन पे ज्यादातर बात हो। तो जनरल साहब, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर अफगानिस्तान के इशू पर बात की जाती है तो कहीं ना कहीं मकबूजा कश्मीर का जो मसला है उस पर जिस तरह से आवाज उठानी चाहिए, जिस तरह बात की जानी चाहिए, वो मुतासर हो? नहीं, वो मुतासर नहीं होगा, क्योंकि हमें तो दोनों तरफ हमारे दोनों सरहदें हैं। हम चाहेंगे कि ईस्टर्न साइड जहां हमें ज्यादा थ्रेट है भारत की तरफ से, वो भी पीसफुल हो, और पीसफुल होगी जब आप कश्मीर का तनाज़ा हल करेंगे। और यहाँ पे मगरबी सरहद पे हमें एक मौका मिला है कुदरत की तरफ से कि तालिबान की हुकूमत आ गई, और आज वहां पे कुछ आगे उम्मीद नजर आ रही है कि वहां से टेररिज्म शायद ना हो हमारे खिलाफ। तो हमें तो अपने मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए, अमन के लिए ये चाहिए कि हमारी दोनों सरहदें जो हैं वो पुरअमन हो। बिल्कुल। तो मशरकी सरहद पे सबसे बड़ा खतरा बैठा है, सो कश्मीर को आप इग्नोर नहीं कर सकेंगे। और खास तौर पे जब मैंने कहा कि ये अभी सैयद अली गिलानी की वफात के मौके पे जो वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं, उस पे आपने डोजियर इशू किया है, तो उसका डोजियर का ये बड़ा अच्छा मौका कि इसका उन चीजों का तस्करा यहाँ किया जाए। आम हालात में भी हम ये कहते हैं कि डोजियर को एक दफा इशू करके तो उसको भूल नहीं जाना चाहिए, उसको आपको फैलाना चाहिए, हर फोरम पे लेके जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल में तो ये बहुत अच्छा मौका मिल रहा है कि उसका भरपूर जिक्र किया जाए। जुनैरा, क्या कहेंगी, क्या तरजीहात होनी चाहिए वज़ीर आज़म साहब की जब वो खिताब करेंगे जनरल असम्बली से, और आपके ख्याल में अफगानिस्तान के मामले पर क्या गुफ्तगू करनी चाहिए वज़ीर आज़म साहब को? थैंक यू शाइस्ता। मेरे ख्याल में तरजीहात तो सब ने बयान कर दी हैं, लेकिन उन तरजीहात को आप किस एंगल से प्रेजेंट करते हैं। आपने अपना केस शोकेस करना होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एज अ कंट्री, व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू फेसिंग, व्हाट सॉल्यूशंस डू यू हैव, और आप उनको देख कैसे रहे हैं और दुनिया से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अब अगर इसमें क्योंकि एजेंडा बहुत तवील है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, अगर तो खान साहब लिखे हुए एजेंडे को फॉलो कर लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उससे होगा ये कि कॉन्क्रीट वे में सारे इश्यूज एड्रेस हो जाएंगे। लेकिन अगर जज्बात की रॉ में किसी एक पॉइंट के ऊपर ज़्यादा टाइम लगा दिया तो वो सारे पाकिस्तान के कॉजेज़ लिखे हुए हैं, कुछ और इग्नोर भी हो सकते हैं। सो एवरीथिंग इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल एनर्जी क्राइसिस आ रहे हैं इस वक्त दुनिया में। विद इन 2 days यूके में 30% फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो उसको भी एड्रेस करें, उसको भी देखें, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड पे तो बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आने, और क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं हम जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं, तो फिर इस पर भी फोकस होना चाहिए। बाकी तालिबान की तरफ से क्या खुश फहमियाँ हैं पाकिस्तान को, वो भी बयान करें, लेकिन ये भी बताएं कि हमें थ्रेट भी आ रही है टीटीपी की तरफ से। जो थ्रेट्स हैं उसके लिए पाकिस्तान आर्मी तैयार है। इस चीज़ का वहाँ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि दुनिया को ये पता चले कि हम तालिबान को एक पीसफुल अफगानिस्तान के लिए सपोर्ट करते हैं, लेकिन टीटीपी इज़ अ थ्रेट टू पाकिस्तान। और अगर वहाँ और ग्रुप्स भी आते हैं, अगर अलकायदा से अमेरिका को ख़तरा है और आईसिस से यूरोप को ख़तरा है, तो पाकिस्तान को भी टीटीपी से ख़तरा है। तो अगर बहुत ज़्यादा इन फेवर ऑफ तालिबान वहाँ खड़े होकर बात करेंगे और पीसफुल अफ़गानिस्तान की बहुत ज़्यादा बात करेंगे, तो अपनी ग्राउंड लूज़ कर जाएंगे, जो कि मेरा ख्याल है ये साल में एक दफ़ा मौका होता है दुनिया के सामने अपने कंसर्न शो करने का। तो कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा है, सबने कहा है कि बहुत सारे मामलात हैं, क्लाइमेट चेंज भी है, एनर्जी नीड्स भी हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन अफगानिस्तान है, हमारे अपने रेफ्यूजी क्राइसिस हैं जो माउंट होते हुए बॉर्डर पे नज़र आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल है अगर सबको बहुत लीनियर वे में फॉलो कर लें नोट्स को तो बहुत अच्छा होगा।
अच्छा है। ठीक ठीक। अतर काज़मी साहब, जैसा कि जुनैरा ने एक पॉइंट रेज किया कि टीटीपी इज़ अ थ्रेट टू पाकिस्तान, इस पॉइंट को भी जो है वो वज़ीर आज़म साहब को रेज करना चाहिए, और अगर वो लिखे हुए एजेंडे को फॉलो कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, इसलिए कि मगरिब बार-बार ये कहता है कि वहाँ पे अगर दहशतगर्द तंजीमें आएंगी तो उससे मगरिब को खतरा होगा। हम तो बिल्कुल साथ बैठे हैं, हमें खतरा होगा। वज़ीर आज़म साहब वहाँ पे अफगानिस्तान का जिक्र भी करेंगे, जिस तरह यहाँ पे पहले जिक्र हुआ कि क्लाइमेट कंट्रोल का भी जिक्र करेंगे, जो लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान से गया हुआ है उसका जिक्र भी होगा। एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मकबूजा कश्मीर का केस है, इसलिए कि मकबूजा कश्मीर के वकील हैं वज़ीर आज़म। मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरी रहते हैं उनका मुकदमा पाकिस्तानियों ने ही लड़ना है, वो खुद अपना मुकदमा नहीं लड़ सकते। यही वजह है कि हमारी कश्मीर कमेटी के जो चेयरमैन हैं शहरयार आफरीदी साहब, वो भी वहां पे गए हैं, लेकिन वहां से जिस किस्म की उनकी वीडियोस वगैरह आ रही हैं कि वो खड़े होकर कहीं पे वीडियो बना रहे हैं, अगर हमने वीडियोस ही बनवानी होती तो हम किसी टिकटॉक स्टार को भेज देते। वो हमें वहां पे अमेरिका की बेटी दिखा रहे हैं। भाई, हमें कश्मीरियों की बेटियों का मुकदमा लड़ना है, कश्मीरी बहनों का मुकदमा लड़ना है, कश्मीरी माओं का मुकदमा लड़ना है, आप हमें अमेरिका की बेटियां वहां पे दिखा रहे हैं। भाई, आप संजीदगी से जिस काम के लिए गए हैं वो काम करें। अगर वीडियोस ही बनानी होती तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि कोई टिकटॉक स्टार और उसके असिस्टेंट रैम्बो को भेज देते हम लोग, तो ये संजीदगी का मुजाहरा खाली खान साहब नहीं, उनके साथ जो टीम गई हुई है ये पूरा टीम वर्क है। खान साहब ने तो एक तकरीर करनी है, उसके बैकग्राउंड में पीछे जो मीटिंग्स होती हैं, पीछे जो मुलाकातें होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसमें सब ने अपना हिस्सा डालना है। तो कश्मीर के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से जो लोग वहां पे गए हुए सबको संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा। खान साहब तो एक बड़े स्टेज के ऊपर बात करेंगे, लेकिन हमेशा मुझे अक्सर लगता है कि उनकी टीम कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी कोई कसर रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, जिसकी वजह से हमें जो है वो उतना फायदा नहीं होता जितना होना चाहिए। क्या वजह इस कमी की और इस कसर की? अतर देखिए, टीम के अंदर इश्यूज होते हैं ना, जो आपको जिस तरह मैंने पहले बताया कि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन टाइम्स स्क्वायर में वहां पे न्यूयॉर्क में खड़े होकर कह रहे हैं ये देखें पीछे जो अमेरिका की बेटी क्या कर रही। भाई, आप उसके लिए आप उसके लिए गए हैं, आप किस काम के लिए गए हैं और कितने संजीदा काम के लिए गए हैं? आपने हमारा मुकदमा लड़ना है वहां पे जाके, उनकी बेटियों का मुकदमा बाइडन लड़ लेगा खुद। अमेरिका वालों को पता है कि अपने लोगों का ध्यान किस तरह रखते हैं। हमने कश्मीरियों का मुकदमा लड़ना है। तो यहाँ पे ये कमी रह जाती है कि इस तरह की जो गैर संजीदा हरकतों में और लाइक्स और शेयर्स के लिए वाली जो टिकटॉक वाली मेंटालिटी है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक हो गया। जुनैरा, मुजम्मिल साहब का कमेंट ले लूं फिर आपके जानिब आती हूँ। मुजम्मिल साहब, वज़ीर आज़म ने 2 साल कबल जब तकरीर की थी तो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की बात भी की, इस्लामोफोबिया की बात भी की और मसला कश्मीर भी उठाया। अब जो ये इजलास होने जा रहा है, आपके ख्याल में किन मौज़ूआत को ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत है? मुजम्मिल साहब, आप तक आवाज़ आ रही है? ठीक है। मुजम्मिल साहब, आपकी जानिब दोबारा होंगी। जुनैरा, आप कुछ कहना चाह रही थी गालिबन। जी, मैं ये कह रही थी कि एक्चुअली जब आपने टीम में ये चीज़, लीडरशिप ने ये चीज़ ना डाली हो कि टीम में रोल प्लेइंग क्या होती है, हर इंडिविजुअल रोल प्ले करने से क्या फ़ायदा होता है, एफर्ट तो सबको मिल के करनी पड़ती है। अतर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब वन मैन शो हो जाता है ना कि खान साहब समझते हैं कि उनको सब पता है और डेडिकेट पता नहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हैं या नहीं की हैं, वहाँ डिसाइडेड हैं एजेंडाज के नहीं डिसाइडेड, टीम वर्क और होमवर्क हुआ है कि नहीं हुआ, तो इस तरह के मौके मिलते हैं टीम वर्कर्स को ऐसी हरकतें करने के। और इसका हल ये होता है आप उन्हें फ़ौरन वापस बुलाएं और उनको निशान बनाएं इबरत का, ताकि इस तरह की गैर अखलाकी हरकतें या इस तरह की नॉन सीरियस, नॉन प्रोफेशनल जो हरकतें हैं वो बाकी के टीम मेंबर्स ना करें। अमेरिका जाके अगर ये कुछ करना था तो फिर 2 दफ़ा अपनी चेकिंग भी करा लिया ना, देख लिया वहाँ पे चेकिंग किस तरह होती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है टीम लीडर को नोटिस लेना चाहिए और लीडरशिप यही होती है कि उनको गाइड करें कि उनके क्या रोल्स हैं वहाँ पे। ठीक। एनबीसी, तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ लीडरशिप था जिसकी सबब ये इस तरह की सूरत हाल देखने को मिली, जिसको जुनैरा ने भी पॉइंट आउट किया। मेरा ख्याल है कि ये कमर्शियल था बहुत बड़ा एक। अच्छा। अगर आप उनकी शर्ट देखें। अच्छा। तो ब्रांडेड है और उसका कंपनी का नाम बहुत वाज़ेह है उसके ऊपर, और ये पाकिस्तान का वजीर पहने हुए था, और जिस तरह वो चल रहा था वो स्टाइल आपने देखा, और जिस तरह वो एक औरत को लेकर अथर ने बता दिया, मैं ज़्यादा वजाहत नहीं करूँगा। मेरा इल्ज़ाम ये है कि ब्रांडेड कंपनी का इश्तहार था जो दिया गया है। इससे बेहतर ये होता
कि वो शर्ट पहन के जाते जिस पर कश्मीर का झंडा बना होता, कश्मीर लिखा होता, और साथ ही साथ वो कोनी आइलैंड चले जाते जहाँ कश्मीरी बहुत से हैं, या कश्मीरियों के जैक्सन हाइट चले जाते जहाँ बहुत पाकिस्तानी और कश्मीरी रहते हैं, वहाँ फुटपाथ पे वीडियो ही ऐसी जारी कर देते कि जिसमें वो बताते कि हम कश्मीर का मसला भी उठाएंगे, कश्मीर की बात करने के लिए हम पहुंच गए हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो उनकी प्रायोरिटी नहीं है। उनकी प्रायोरिटी टाइम स्क्वायर पे एक खास अंदाज में चलने की थी, वो उन्होंने पूरी की है। और फिर कहूँगा ब्रांडेड प्रोग्राम था ये। ठीक है, मुजम्मिल वर्दी साहब क्या कहेंगे, क्या तरजीहात होनी चाहिए, किन पॉइंट्स को हाईलाइट करने की ज़रूरत है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को तकरीर के दौरान? एक तो मैं समझता हूँ कि इनको वर्चुअल खिताब नहीं करना चाहिए था, वहाँ जाना चाहिए था। अगर हम ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की समिट्स में जा सकते हैं तो हमें यूएन जनरल असेंबली की समिट में भी जाना चाहिए, क्योंकि उसकी साइड लाइन्स पे जो डिप्लोमेसी होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे बड़ा मौका कोई नहीं होता इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का जो यूएन जनरल असेंबली की साइड लाइन्स पे है। आप देखें, अगर 24 सितंबर को ही मोदी और बाइडन की मुलाकात भी यूएन जनरल असेंबली की साइड लाइन्स पे ही तय है, तो दोस्तों को और जिनको हम दोस्त बनाना चाहते हैं, जिनसे फासले ख़त्म करना चाहते हैं, यूएन जनरल असेंबली का इजलास उसका बेहतरीन मौका होता है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को ख़ुद जाना चाहिए था। अगर वो ऑलरेडी इंटरनेशनल समिट्स में जा रहे थे, 2 में हाल ही में गए, तो उन्हें यूएन जनरल असेंबली में भी जाना चाहिए था। उसके वर्चुअल खिताब की ज़रूरत नहीं थी। जब हम देख रहे हैं कि हमारे जो कंपेटिटर ममालिक हैं, दुश्मन हैं, इंडिया, मोदी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, तो हमें भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये महाज खाली नहीं छोड़ना चाहिए था। शहरियार अफरीदी के लिए तक पे नहीं तकिया करना चाहिए था, जैसे कि अतर काज़मी साहब ने आपके ख्याल में क्या ये राह फरार दूसरा मैं हो समझता नहीं, मैं राह फरार नहीं समझता इसको, ना मैं ये कहना चाहता हूँ, ना आप अपना जुमला मेरे में डालें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उन्हें जाना चाहिए था। और मेरे नज़दीक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आपको फोरम्स जो हैं वो इस तरह खाली नहीं छोड़ने चाहिए और वहाँ अपनी प्रेजेंस को रखना चाहिए एट द हाईएस्ट लेवल। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान का मुकदमा बेजा नहीं लड़ना चाहिए। मेरी कॉन्टीन्यूस राय है इस बारे में कि अफ़गानिस्तान का मुकदमा अफ़गानिस्तान को लड़ने दें, तालिबान को लड़ने दें। उन्होंने हुकूमत बना ली है, वज़ीर ख़ारजा बना लिया है, वो दुनिया से ख़ुद बात करें, अपनी ख़ुद बात करें। पाकिस्तान को बेजा उनकी वकालत करने की ज़रूरत नहीं है, ना दुनिया इसको पसंद करेगी, ना ये हमारे मुफाद में है। कश्मीर पर ज़रूर बात करनी चाहिए। हमारे माजी के हुक्मरान भी जो यूएन जनरल असेंबली का खिताब है वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए बहुत इस्तेमाल करते रहे हैं। हालांकि ये प्लेटफॉर्म तो इस सारी सूरत हाल से सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा ना, बस पाकिस्तान को अपने पर्सपेक्टिव में ही बात करनी चाहिए, अपने पर्सपेक्टिव में बात करनी चाहिए। तालिबान के पर्सपेक्टिव में बात नहीं करनी चाहिए हमें, और बेजा उनका वकील नहीं बनना चाहिए। वो अपने पर्सपेक्टिव की बात वो खुद करें। और दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि हमने यूएन जनरल असेंबली के प्लेटफॉर्म्स को माजी में भी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए बहुत इस्तेमाल किया है, हालांकि इसे इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए आपको लगता है कि अपने बारे में ही बात करनी चाहिए। आपका पॉइंट आ गया। एनबीसी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये इजाफा करना चाहता, बात बिल्कुल सही है कि अफगानिस्तान को हमें ओवर प्ले नहीं करना चाहिए। वो एक अलग मुल्क है, खुद मुख्तार मुल्क है, लेकिन कश्मीर हमारा हिस्सा है। कश्मीर पे अली गिलानी साहब की जो वफात हुई, जो और खुलकर बात करनी चाहिए, कश्मीर पे खुल के बात करनी चाहिए, कश्मीर पर खुलकर बात करनी चाहिए। और अली गिलानी साहब के बारे में एक मुकम्मल पैराग्राफ ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, खड़े होकर, खड़े वर्चुअल है जो भी है, खड़े होकर वर्चुअल ट्रिब्यूट पेश करें अली गिलानी साहब को। और दूसरा वो नहीं जाएंगे यार, वो तय हो गया ना, वो नहीं जाएंगे। अच्छा, जब वो नहीं जा रहे। ठीक है जनरल साहब, दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ कि ओवर प्ले नहीं करना चाहिए। मुजम्मिल साहब आपकी जानिब आती हूँ, जनरल साहब के पास चली जाऊँ। जनरल साहब, जैसा कि एनबीसी ने भी कहा कि ओवर प्ले नहीं करना चाहिए अफगानिस्तान के मामले को, और मुजम्मिल साहब भी ये कह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस उनकी एक ये राय ये है कि अफगानिस्तान के मामले पर बहुत ज़्यादा बात ना करें, बहुत ज़्यादा उनके वकील बनने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं, क्या वाकई ऐसा नहीं करना चाहिए? और आपके ख्याल में क्या हमारी डिप्लोमेसी कमज़ोर है? देखिए, जहां तक वकालत का ताल्लुक है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें कोई वकालत करने की जरूरत नहीं, लेकिन मुख्तलिफ फोरम पे इसकी अहमियत का जरूर जिक्र करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में
इसके कॉन्सिक्वेंसेज, इसको स्टेबलाइज करने के कॉन्सिक्वेंसेज और स्टेबलाइज ना करने के जो कॉन्सिक्वेंसेज, और स्टेबलाइज ना होगा इस तरह के जो आज के हालात हैं कि दुनिया उनको किसी भी तरह उनका हाथ पकड़ने को तैयार नहीं। पाकिस्तान कहता है कि इनको एंगेज करें, इनसे बातचीत करें, अगर आपके कुछ मुतालबात भी हैं, कुछ है तो इनको आइसोलेट ना करें, इनको एंगेज करें और इनसे मुदाखलात करके आप अपनी भी बात मनवाएं, उनकी भी को माने। तो जो लोगों ने उनको बिल्कुल एक सफेद मिटा के परे किया हुआ है, कोई बातचीत नहीं उनसे कर रहा, तो यूनाइटेड नेशन के 1-2 ऑफिसर्स के या पाकिस्तान वाले करते हैं, तो वो ठीक नहीं है, उससे यहाँ पे क्राइसिस बन सकती है। पिछले दिनों ये मेरा ख्याल है 1 आध दिन पहले तालिबान पे वहां पे हमले भी हुए हैं, तालिबान की कुछ कैजुअल्टीज हुई हैं धमाकों में। तो अगर ये चीज चल निकली तो तालिबान भी फिर वापस उसी डगर पे आ जाएंगे जो पहले थी। तो इस वजह से ये जरूरी है कि इस वक्त अक़वाम आलम अगर वो समझती है कि उनका अल्टीमेट जो टारगेट है वो यही है कि अफगानिस्तान स्टेबल हो, तो फिर उनको जल्दी करनी चाहिए। मुज़म्मिल साहब क्विकली कमेंट कीजिएगा, मुझे इसके बाद ब्रेक की जाने बढ़ना है। देखें, कतर का डेलीगेशन ऑफिशियली वहाँ गया है, दुनिया जो तालिबान से बात करना चाह रहा है वो कर रहा है, जर्मन्स भी बात कर रहे हैं। आप 16 सितंबर का यूरोपियन यूनियन का रेजोल्यूशन देखें ना, उसमें वो अफगानिस्तान की बात करते करते पाकिस्तान को पेनलाइज करने की बात कर रहे हैं। तो जो हम इंटरनेशनली अपना पोस्चर बिल्ड कर रहे हैं कि हम तालिबान के वकील हैं, उसमें तालिबान के पेनलाइज हमें होने का खतरा है, इसलिए उसमें डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपका पॉइंट जी। एनवीसी आपकी जानिब आती हूँ। जी ज़ुनैरा, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? मेरे ख्याल है कि हमें अपना केस तो जो भी प्रेजेंट करना है वो करना ही है, लेकिन ये जो खुशफहमी है ना कि हमारे बताने से अक़वाम आलम उन्हें ओन कर लेगी या हमारे बताने से वो अपनी करंट स्ट्रैटेजी चेंज कर लेंगे, इस डिल्यूजन से भी बाहर आ जाना चाहिए। ठीक हो गया। तो अगर ये समझ ले तो फिर पता चल जाएगा कौन सी बात करनी जरूरी है। एनबीसी क्विकली कमेंट कीजिएगा, मुझे उसके बाद ब्रेक की जाने बढ़ना है। मैं यही कहने वाला था कि हम कहाँ के लाना थे, हम कहाँ के बीना थे, हमें कौन गिनता है भाई, हम पे तो उल्टा अटैक हो रहा होता है। दूसरा ये कि दुनिया तालिबान का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं है, यकीन रखिए मेरी बात का, वो उनका हाथ मरोड़ने के लिए तैयार है। अब वो कितना रियायत ले सकते हैं। अभी कल प्रिंस फैसल जो थे सऊदी अरब के वजीर खारजा, वो हिंदुस्तान में थे और उसके बाद अब वो यूएन जाएंगे, तो सब फिजिकली प्रेजेंस हो रहा है वहां पर। ठीक है, यानी हम ज़ाहिर वर्चुअल। हाँ ठीक है, यानी आपके ख्याल में भी जो है वो अक़वाम आलम तालिबान का हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मरोड़ने के लिए तैयार है। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से आते हैं फिर अगले सेगमेंट के जाने बढ़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बलोचिस्तान में अपोजिशन जमातों की वजीर आला जाम कमाल को हटाने की कोशिशों को अब ब्रेक लग गई है। गवर्नर हाउस सेक्रेटेरिएट ने तकनीकी बुनियादों पर वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद असम्बली को वापस कर दी है। अपोजिशन अरकान ये कहते हैं कि वो वजीर आला के खिलाफ नई अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाएंगे, जबकि दूसरी तरफ हुकूमती टीम की तरफ से अपने नाराज अरकान को मनाने की कोशिशें भी मुसलसल जारी हैं और स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली को 2 हफ्तों में उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी भी कराई गई है। हमारा आज का दूसरा सवाल यह है कि बलोचिस्तान में वजीर आला के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद तकनीकी बुनियाद पर वापस हुई है, क्या जाम कमाल के खतरा टल गया है? जनरल साहब क्या कहेंगे? देखिए, ये खतरा उस लिहाज से तो नहीं टला क्योंकि खुद हम बता रहे हैं कि वो जो अपोजिशन है वो नई करारदाद लाना चाहती है, तो उस लिहाज से तो वो पीछे लगे हुए हैं। लेकिन बात ये है कि ये वहां पे कभी भी पॉसिबल हो सकता था। बलूचिस्तान में सिर्फ पैसा लगाने की जरूरत होती है। आप पैसा लगा दें तो जिसकी मर्जी हुकूमत आप खत्म करवा दें वहां पे। तो ये डिपेंड करता है कि उनके फाइनेंशियल पीछे कोई है या नहीं है। अगर नहीं होंगे तो शायद ये कामयाब ना हो सके। और वैसे भी ये चीजें जो हैं ये मेरा ख्याल है इससे बचना चाहिए, क्योंकि इंस्टेबिलिटी जब आती है, आप एक को निकालें, वो बाहर निकल गया तो क्या वो अमन से बैठ जाएगा, वो जाके अपना टोला लेके आपके पीछे पड़ जाएगा। तो ये है एक गलत तौर तरीका और इसके नुकसान ही हुए। जब मुझे याद है पंजाब में जब गवर्नर राज उन्होंने लगाया उसके शहबाज शरीफ को हटा के, तो उसी दौरान में श्रीलंकन टीम के ऊपर ये अटैक भी हुआ था। किसी का उस वक्त कंट्रोल नहीं था इन चीजों पर। तो इंस्टेबिलिटी ना मुल्क के लिए अच्छी है ना उनके सूबे के लिए अच्छी है। तो मेरा ख्याल है कि सबको गुरेज करना चाहिए, लेकिन अगर करेंगे तो फिर पैसा हुआ पीछे तो कामयाब हो जाएगा।
ठीक हो गया। जुनेरा, हम देखते हैं कि जाम कमाल के खिलाफ ऑपोजिशन तो आवाज़ उठाती ही है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी में से भी उनके खिलाफ आवाज़ें लग जाती हैं और उनके अपने अरकान भी जो हैं वो भी उनसे नाराज़ हो जाते हैं। तो आपके ख्याल में क्या वजह है इसकी? हमने काफ़ी इसके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू की थी, NBC को याद होगा, और हमने उसका नतीजा यही निकाला था कि अगर जो इल्ज़ामात हैं वो वही हों जो सामने नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन पे इल्ज़ाम था कि बदअमनी बहुत फैली है और कुछ हल्के जो हैं उनमें डेवलपमेंट नहीं हो सकी, डिले से उनको चीज़ें दी गई, फिर ये क्राइम्स बहुत बढ़ गए, कुछ इस तरह की चीज़ें थीं, एज़ इफ़ बलूचिस्तान में पहले बिल्कुल पंजाब जैसा हाल था। अब जो असल में पीछे मतलब जो असल रीज़न्स है वो क्या है, किसी से प्रोटोकॉल वापस ले लिया, वो दोस्त नाराज़ हो गए, किसी ने इस्तीफ़ा दे दिया नाराज़ होके, उसके बाद कोई कहता है मुझे डेवलपमेंट फंड्स कम मिले हैं, कोई कहता है उसको ज़्यादा मिले हैं, अपने बिल्कुल पर्सनल पेटी इश्यूज़ इन लोगों के। अब अगर उसके ऊपर बैठ के आपस में कोई सालिसी किसी ने करा दी है और अगर उस पर यकीन दहानी करा दी है कि आप लोगों को जो जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा, फिर तो ये मसला हल हो गया है। क्योंकि कहा यही जा रहा है कि असल में मसला हल हो गया है, लेकिन फेस सेविंग के लिए बजाय इसके कि वो अपनी तहरीक वापस लेते, वो टेक्निकल बुनियादों पे वापस आ गई है। तो अब वो वापस आ गई है तो देखते हैं दोबारा कब जाती है और दोबारा किन रीज़न्स के साथ जाती है। लेकिन असल में ये सारा बहुत ही पर्सनल मामला था इन सियासतदानों का और उसकी बेस पे ये सारी मूव की गई थी। और उस दिन भी ये बात हुई थी कि बलूचिस्तान के हालात वैसे नहीं हैं जैसे बाकी सूबों के हैं, वहाँ के जो वेरिएंट्स हैं ऑफ चेंज वो बहुत डिफरेंट हैं फ्रॉम पंजाब, सिंध एंड KP। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल वहाँ पे कोई चेंज आने वाला है। ये आपस की लड़ाइयाँ चलती रही हैं और बलूचिस्तान में हमेशा चलती रही हैं, तो इनको इसी तरह लेना चाहिए। यानी खतरा अभी टला नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में तो खतरा टल गया। आई डोंट सी एनी थ्रेट। अच्छा, ठीक हो गया। NBC, आप से ये जानना चाहूँगी, जैसा कि हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में हमेशा जोड़ तोड़ की सियासत रही है, मुस्तकबिल में क्या इसमें आपके ख्याल में कोई तब्दीली आएगी या फिर इसी तरह जोड़ तोड़ की सियासत जो है वो बलूचिस्तान में चलती रहेगी? नहीं, मुझे आपसे खिलाफ है। जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स नहीं है वहाँ तोड़ जोड़ की पॉलिटिक्स है। अच्छा, पहले तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं। आप तो कह रही हैं पहले जोड़ते हैं फिर तोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। पहले तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं। अभी तोड़ा गया है, अब जोड़ा जाएगा। और जोड़ने के लिए गवर्नर हाउस ने टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल की है और टेक्निकल बुनियाद पर वो मुस्तरद कर दिए, वापस कर दिए। अब वो टेक्निकल बुनियाद क्या है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर ये सीरियस हैं तो इनको या तो हाई कोर्ट जाना चाहिए पिटीशन में कि ये गलत हो गया, ये गलत मुस्तरद हो गया, या ये दोबारा या फिर नई लेकर आए। और नई कब तक लाएंगे? नए लाने के लिए कितना जोश है, कितना खरोश है। मैंने उस दिन कहा था ना, ट्रबल शूटर चेयरमैन साहब पहुंच गए कोयटा, तो वो कोई ट्रबल शूट करने गए थे ना। अब ज़ुनैरा बिल्कुल सही बात करती हैं कि किसी को डबल केबिन चाहिए, किसी को डबल केबिन में 8 गार्ड चाहिए, किसी को प्रोटोकॉल चाहिए, किसी को इंस्पेक्टर का तबादला चाहिए, किसी को DSP का तबादला चाहिए, किसी के इलाके में मुख्तार कार जो है वो आदमी सही नहीं है, बदतमीज़ आदमी है, कहीं पर सड़कें बन रही हैं। अभी ये अजीब व गरीब सी बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये शिकायत है कहीं पर सड़कें बन रही हैं, गलत तरीका है, सड़कें नहीं बननी चाहिए। स्कूलों का वहाँ सूरत हाल देख रहे हैं आप कि स्कूल वीरान पड़े हुए। कोयटा को छोड़ के आगे चले जाइए। आवारान से कराची तक सड़क अब बनना शुरू होगी 73 साल के बाद। तो ये सब कुछ है वहाँ पर और ये एक ही ख़ानदान है पूरा। सनाउल्लाह ज़हरी क्या है, ये आ गए, ये जाएंगे, अब्दुल कुद्दूस आ जाएंगे। अब्दुल कुद्दूस भी उसी पार्टी के हैं जिस पार्टी के ये थे। तो ये एक ही पार्टी के लोग हैं, मुख्तलिफ ग्रुप बना लेते हैं, 5 उसमें, 6 उसमें, 7 उसमें। एक चीफ मिनिस्टर आता है और फिर 2.5 साल बाद नया चीफ मिनिस्टर आ जाता है। अब्दुल मालिक बलोच कौन सा बुरा काम कर रहे थे कि जो उनको 2.5 साल बाद कहा गया भाई आपका टाइम पूरा हो गया। वो भी एक अजीब एग्रीमेंट था कि 2.5 साल तेरे, 2.5 साल मेरे। तो बलूचिस्तान एक ट्रबल इलाका है पोलिटिकली भी, वैसे तो है, लेकिन सियासी तौर पर एक बहुत ट्रबल इलाका है, लेकिन बड़ा बाशऊर इलाका भी है। वहाँ के तलबा, वहाँ के असातिज़ा बहुत बाशऊर हैं, बात को समझते हैं वो कि हो क्या रहा है हमारे साथ। और इसी बिना पर उनका रिएक्शन आपके सामने आता है। वो ना हुकूमत से मुतमईन है ना इंतजामात से मुतमईन है। ठीक,
अतर, जब ये तहरीक अदम एतमाद आई तो हमने देखा कि जाम कमाल साहब जो हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आए और उनको लगा कि अभी मैं नहीं जाने वाला। क्यों आपके ख्याल में वो इतना कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे? अगर वो चले भी जाते तब भी वो इतने कॉन्फिडेंट होते। यही सियासत होती है कि आपने एक तरह से शो करना है कि मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे कोई खतरा नहीं। अगर उसी दिन वो ये शो कर देते कि मुझे बड़ा खतरा है, तो फिर जो उनके साथ भी होना था उन्होंने भी उनके मुखालिफ हो जाना था। अब जहां तक जाम कमाल साहब का ताल्लुक है, जमाल ये खुद जो है ना एक बेहतर सियासतदान है। इनकी अगर आप काम के एथिक्स वगैरह देखें तो बड़ी मेहनत से काम करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, मीटिंग्स के अंदर ब्रीफिंग्स लेते हैं, तो इनके काम के हवाले से किसी को शिकायत नहीं है। लेकिन जो जिक्र यहाँ पे पहले हुआ ना कि बलूचिस्तान का मसला ये है कि वहां पे हुकूमत और वहां पे सियासत का मतलब ये है कि एक टेन्योर के अंदर फी एमपीए ने 10 करोड़ बनाए, 20 करोड़ बनाए, 30 करोड़ बनाए, उसको पैसा कितना मिला। तो यही चीज फिर हमें नजर आती है जब सेनेट के इंतखाबात होते हैं तो बलूचिस्तान से सबसे जो गर्म मंडी होती है, मुझे अफसोस हो रहा है ये कहते हुए, लेकिन एमपीएस की वो बलूचिस्तान की होती है। रेट सबसे ऊपर वहां पे होता है, खुलेआम वहां पे लोगों की खरीदो फरोख्त होती है। तो मेन चीज वो है कि वहां पे लोगों के जाती मफादात हैं, सियासतदानों के, किसी भी जमात से हो, चाहे वो पीटीआई के हो, पीपल्स पार्टी के हो, नून लीग के हो। हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने किस तरह वहां पे हुकूमत गिराई, जिनकी हुकूमत गिराई वो जाके जनाब पीपल्स पार्टी में अब शामिल हो गए। तो वहां पे अवामी सियासत नहीं होती। यही वजह है कि फिर अवाम की जो रंजिशें होती हैं, उनकी जो शिकायत होती हैं, फिर वो चैनल नहीं हो सकती। जब वो चैनल नहीं होती इस सिस्टम के थ्रू, तो उसका फिर गलत नतीजा निकलता है। फिर उसका जो नतीजा निकलता है वो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है, कुछ बैरूनी लोगों का भी जो है वो उसमें है काम, उनका भी कसूर है, लेकिन कुछ हमारे अपने भी कसूर है। और मैं खसूसन जो वहां की सियासी क़यादत है वो डिलीवर करने में हमेशा फेल होती है। वो अपने छोटे छोटे जो मफादात हैं, गाड़ियां, पैसे, फंड्स, ट्रांसफर्स, इन्हीं के ऊपर जो है वो अपनी सियासत करती है, जिसकी वजह से हमेशा वहां पे एक तरह से जिसे आप कहते हैं ना सियासी बहरान ही रहता है उधर, और 72 साल से 70 साल से वैसी ही कैफियत है, वो सियासी बहरान है। तो लेकिन आप क्या कहेंगे कि जाम कमाल के लिए खतरा टल गया है? देखिए, जो बलूचिस्तान की सियासत है ना, वहां पे खतरा कभी नहीं टला। आप देखें, हो सकता है कि कोई खतरा वहां पे हमेशा रहता है, किसी टाइम भी कोई नई वो जो खतरा है, अब सभी से खतरा है, वो किसी टाइम भी तोड़ जोड़ हो जाएगा। ठीक है। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, क्या वाकई जाती मफादात और ख्वाहिशात हैं जो इस किस्म की अदम एतमाद की तहरीकें आ जाती हैं? देखें, यह तो बहुत नेक और साफ बाप पार्टी है जिसे बाप ने बनाया है, और इस पार्टी में ऐसा कल्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो कोई करप्ट पार्टी नहीं है, ये तो साफ़ सुथरी बाप पार्टी है। और बिल्कुल पिछले करप्ट्स को निकाल कर ये पार्टी स्पेशली मुमन लोगों पर बनाई गई थी। तो इसमें ऐसे कल्चर को देखकर तो बहुत अफसोस होता है कि अगर बाप पार्टी में भी यही कल्चर होना था तो फिर बाप पार्टी बनाने वालों को सोचना चाहिए कि उन्होंने बनाकर क्या नेक नामी खटी है बाप पार्टी बनाकर, और इतना उसके लिए स्टैंड लेकर और इतना पॉलिटिकल कल्चर को टर्मोइल में लाकर, हुकूमतें गिराकर, एक नई पार्टी किंग्स बनाकर, उसको उनको क्या फ़ायदा हुआ? अगर वही गंद होना है जो पहले हो रहा था तो फिर तब्दीली क्या हुई? पहली बात तो यह है। दूसरा ये कि ये 15 दिन की तलवार है जाम कमाल साहब के ऊपर। उन्होंने 15 दिन का टाइम लिया है कि मैं अपने तमाम नाराज़ दोस्तों के तमाम काम कर दूंगा और तमाम को राज़ी कर लूँगा, और 15 दिन के लिए एक तकनीकी जो है वो टेक्निकल एक डिले किया गया है अदम एतमाद पर, और एक तहरीरी मुआहदा है जो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब ने कराया है। शायद मैं सुन नहीं सका, कुछ दोस्तों ने शायद पहले कह दिया हो, और उसमें एक लिस्ट ऑफ डिमांड्स है जो जाम कमाल साहब ने 15 दिन में पूरी करनी है। अगर वो लिस्ट ऑफ डिमांड्स 15 दिन में पूरी नहीं करेंगे तो फिर उनको जाना होगा। उनके इस्तीफे की खबरें भी पहले आ रही थी, और ये गवर्नर ने उन्हें एक टेक्निकल थोड़ा सी स्पेस दी है, और उन्होंने 15 दिन का टाइम बाय किया है, और 15 दिन में से आज पहला दिन था, बाकी रह गए 14 दिन। तो उन्हें 14 दिन में बाप पार्टी को वो तमाम काम करने हैं जो पिछली करप्ट हुकूमतें बलूचिस्तान में करती रही हैं, और उनसे ज़्यादा नेकनामी हासिल करनी है। ठीक है, यानी आपके ख्याल में भी खतरा अभी टला नहीं है। जुनैरा और एनबीसी का मानना यह था कि खतरा टल गया है, जबकि बाकी हमारे 3 एनालिस्ट ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में खतरा कभी भी टलता नहीं है। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आते हैं, फिर अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, हम देखते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मीडिया मुसलसल प्रोपेगेंडे में मसरूफ रहता है। वीडियो गेम्स और फिल्मों की तस्वीर से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिशों का भांडा फूटे अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे कि अब जारे मिजाज भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी ने दावा कर दिया है कि अफगान तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तानी अफसरान काबुल में मौजूद हैं, जो कि सिरीना होटल की 5वीं मंजिल पर रह रहे हैं। हालांकि इस होटल के जो फ्लोर्स हैं वो सिर्फ 2 हैं। ये बात सामने आने पर सोशल मीडिया पर भारतीय मीडिया और उनके जराए का खूब मजाक भी उड़ाया जा रहा है। हमारा सवाल यह है कि भारतीय न्यूज़ चैनल्स पर अर्नब गोस्वामी का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब हुआ है। आखिर भारतीय मीडिया पर कैसी सहाफत हो रही है? अतर, आप क्योंकि अक्सर भारतीय चैनल्स पर जाते भी हैं और देखते हैं कि किस तरह से उनकी प्रोपेगेंडा मशीन्स जो हैं वो काम कर रही हैं, और फिर भी आप जाते हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं आप इस झूठी सहाफत को? किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसकी 2 वजूहात हैं। जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि वीडियो गेम की फुटेज चला दी और कहा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स पंजशेर के अंदर बमबारी कर रही है, तो कोई भी जो शख्स मीडिया से उसका ताल्लुक है उसको पता है कि ये खबर तो अगले 2 मिनट के अंदर बाउंस हो जाएगी, लोग ये वीडियो निकाल लेंगे और सब कुछ जो सामने आ जाएगा। उसके बावजूद वहां से इस तरह की बचगाना फेक न्यूज का चलाना और बार बार चलाना, जिससे उनकी अपनी सुबकी भी होती है और उनकी हुकूमत की भी सुबकी होती है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक तो ये है कि उनके वो जो लोग हैं जिनको हम अक्सर कहते हैं ना कि जी हमारा दुश्मन बड़ा मकार है, पर मेरा जो जाती इसमें राय है वो ये है कि हमारा दुश्मन बिल्कुल बेकार है। वो बिल्कुल नाकारा ज़हनियत है, लो IQ लेवल के लोग हैं कि उनको यही नहीं पता कि अगर हम इस तरह की झूठी खबर चलाएंगे तो कितनी हमारे मुल्क की बेइज्जती भी होगी, हमारी बेइज्जती भी होगी, तो उसके बावजूद वो ये करते हैं। एक वजह तो ये है कि वहां पे जो लोग हैं उनको उनका IQ, उनकी अकल समझ इतनी है। दूसरी वजह क्या है? जो उनकी ऑडियंस है। अब वहां पे जो बड़े ज़हीन लोग हैं, उनके सहाफ़ी जो इस तरह की हरकतें करते हैं, उनसे बात करो तो उनका मौक़िफ़ ये होता है कि हमारी जनता तो कुछ भी खरीद लेती है, बस एज लॉन्ग एज वो पाकिस्तान के खिलाफ हो, भारत के खिलाफ कुछ ना हो। सास बहू की लड़ाइयों और साजिशों का जो वो रंग है जो अक्सर उनके ड्रामों में नजर आता है, मेरे ख्याल से वो वही सहाफत में भी उनका वही रंग है। बिल्कुल, एज लॉन्ग एज वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी खबर दे रहे हो तो उनकी जनता को कोई असर नहीं पड़ता वो खबर झूठी है या गलत है। अनलाइक पाकिस्तान, झूठी खबरें तो पाकिस्तान में भी आती हैं पर अक्सर अपने ही मुल्क के खिलाफ आती हैं। वहां पे ये है कि झूठी खबरें वो देते तो हैं लेकिन हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ देते हैं, और उनकी जो जनता है वो भी इसको माइंड नहीं करती, उनकी अवाम, और उनको अगर पता भी चल जाए कि ये झूठी खबर है तो वो उसके ऊपर भी बज़िद रहते, नहीं हमारे मीडिया ने दे दी है तो ये खबर सच्ची है। तो ये 2 वजूहात हैं। एक तो उनके लोग जो देखने वाली ऑडियंस है वो भी ऐसी है, और दूसरी ये है कि जो उनके इंडस्ट्री के अंदर लोग हैं उनके अंदर भी थोड़ी कमियां हैं, प्रोफेशनलिज्म की कमी है, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि अकल की भी थोड़ी कमी है। अकल की भी कमी है। NBC भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अर्नब जैसे किरदार तो हम देखते ही रहते हैं। आप चूंकि प्रिंट मीडिया से आपका ताल्लुक रहा है और आपने इंटरनेशनल प्रिंट मीडिया को भी जो है वो बहुत करीब से देखा है, क्या भारत का जो प्रिंट मीडिया है वो भी इन्हीं लाइंस पर चलता है? प्रिंट से भी ताल्लुक रहा है। 20 साल से 23 साल से मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हूँ, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आकर मेरा ताल्लुक बहुत ज़्यादा करीबी हो गया हिंदुस्तान से। 7-8 दौरे भी किए मैंने, 20-20 दिन का कैंपेन भी देखी वहाँ, इंतखाबात की लाइव भी किया वहाँ से। 2-3 हिस्से हैं इंडिया की मीडिया के। प्रिंट मीडिया तो बहुत ठीक ठाक है उनका, मतलब हिंदुस्तान टाइम्स ले लें, द हिंदू ले लें आप, अगर आप तो हिंदू कमाल का अखबार है और बेहतरीन अखबार है। वो तो अपनी हुकूमत को ऐसा उड़ाता है कि आपको हैरत होती है। उसका नाम गलत है द हिंदू, लेकिन उसकी हेडलाइंस आप देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है। और इत्तेफाक से ये कि चैनल्स भी इन्हीं के हैं जो हिंदी चैनल्स हैं। मैं अंग्रेज़ी की बात नहीं कर रहा, अंग्रेज़ी चैनल्स कुछ बेहतर हैं। संदीप देसाई ले लें, बरखा दत्त ले लें, चंद्रशेखर साहब ले लें, ये सब लोग जो हैं जो जी जी आप कंटिन्यू कीजिए। ये कुछ बेहतर हैं और ज़्यादा बेहतर है मेरा ख्याल है। मैंने सुबह एक ट्वीट किया था और मैंने पहले तस्वीर मैंने लगाई थी सिरेना की, मैं वहाँ रहकर आया हूँ, कि अर्नब गोस्वामी 5वें फ्लोर की छत पे फंस गया है और उसको निकालने के लिए स्टारकल दस्तयाब नहीं है। भारतीय हुकूमत स्टारकल इंतजाम करे। ये मैंने ट्वीट किया था नाम लिखकर तमाम इंडियन सीनियर सहाफ़ियों के। उनके मुझे जवाब आए, उनका वेट फॉर अनदर प्रोग्राम जिसमें वो कहेगा कि ईश्वर ISI का एजेंट है। तो ये जो है ये पैरा ट्रूपर्स हैं, ये सहाफ़ी नहीं है भाईजान,
ये पैरा ट्रूपर्स हैं, ये पहले टाइम्स नाउ में था, वहाँ पिटा ये स्टूडियो में, इसको मार पड़ी, इसको निकाला गया। ये भागा हुआ मोदी साहब के पास गया, मोदी ने इसको रिपब्लिक निकाल के दिया। महाराष्ट्र ने इसे पाबंदी लगाई, महाराष्ट्र हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगाई, ये फिर पिटा, ये कोर्ट में पिटा ये, और उसके बाद ये एक महीना गायब रहा। फिर इस पर पाबंदी हटी, शायद उनकी जो प्रेस काउंसिल है उसने उसको माफ किया 2-3 महीने के बाद। तो ये इसकी तरह के और लोग, अब वो खातून जो बता रही थी कि ये पाकिस्तानी फ़ौज अटैक कर रही है, वो लोग, अब मीडिया के लोगों ने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, वो बच्चों ने आइडेंटिफाई किया, ये तो हमारे वीडियो गेम की फिल्म है। अब उससे अंदाज़ा लगा लें कि ये एजेंडा बेस्ड है। रिपब्लिक टीवी हुआ, ये टाइम नाउ हुआ, ये सब एजेंडा बेस्ड है। या जी टीवी को आप देख लें, उसकी हिंदी सर्विस को देख लें आप, NDTV छोड़ दें आप, एक इंडिया टुडे थोड़ा सा छोड़ दें, बाकी मेरा ख्याल ये सबके पास एजेंडा है और सबके पास माल तगड़ा मिला हुआ है। अर्नब गोस्वामी को खिलौना दिया गया है, पैसा दिया गया है, बहुत ज़्यादा पैसा दिया गया है, बराह रास्त मोदी साहब ने दिया है, तो वो वही करेगा ना, वो अपने आप को बेवकूफ़ साबित कर देगा। उसको पता था कि 5 मंजिलें नहीं हैं, लेकिन उसने कहा ऑडियंस के लिए कहा अपनी, और ऑडियंस अगर बेवकूफ़ बनना चाहती है तो बन जाए। हमारे बनते हैं बहुत से लोग बेवकूफ़, बन जाते हैं वो, क्योंकि हमारे आज अगर आज देखें तो आज ये खबर टॉक ऑफ द टाउन होनी चाहिए थी तमाम सोशल मीडिया सेल्स की, लेकिन किसी ने नहीं किया, ना मुस्लिम लीग ने किया, ना PTI ने किया, जिसको हम लोगों ने किया और इसको हम लोग आगे लेके चले। तो मेरा ख्याल है भारतीय सहाफत नहीं बल्कि भारतीय एंकर्स पैराट्रूपर्स बन चुके, चंद को छोड़ के, और अब अल्लाह ही अल्लाह है, बाकी देखते हैं बीजेपी का अब होता क्या है इंतखाबात में। ठीक हो गया। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, जैसे कि NBC ने पॉइंट रेस किया कि सबको माल तगड़ा मिला हुआ है, इसीलिए कोई परवाह नहीं है कि सेरीना होटल की 2 मंजिलें हैं या 5 मंजिलें हैं, प्रोपेगेंडा मशीन्स हैं और वो स्टार्ट है अपनी जो प्रोपेगेंडा करने में। आप क्या कहेंगे इस पर? ये बात ठीक है कि भारत की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बनाने के लिए वहाँ की फ़िल्म इंडस्ट्री में, वहाँ के मीडिया में बहुत पैसा झोंकती है, और आप देखेंगे जो फ़िल्में उनकी बनती हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और रिटॉरिक और एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं। फिर जिस तरह उनकी डिसइन्फो लैब यूरोपियन यूनियन में पकड़ी गई, जिस तरह का वो नैरेटिव पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाने की कोशिश करते रहे, वहाँ से हमने तो नहीं पकड़ी, और ये सब कुछ वो बहुत अरसे से कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अफ़गानिस्तान के हवाले से वो ज़्यादा इसलिए एक्सपोज हुए हैं कि शायद अब जो इंडियंस हैं वो उनका अफ़गानिस्तान में, काबुल में कोई कांटेक्ट नहीं रह गया है, वो किसी को काबुल से ले नहीं सकते हैं। आप देखें ना, इससे पहले वो हमारे जो आमिर लियाकत साहब हैं, उन्हें मेजर अदील बना के उनकी एक तस्वीर उन्होंने कहा जी कि ये पंजशेर में मारे गए हैं, हालांकि वो उनकी एक मतलब तस्वीर थी TV शो की, जिसको उनको मेजर अदील बना के पंजशेर में उन्होंने कहा पाकिस्तान का मेजर मारा गया है। इसी तरह ये अब है, मेरा ख्याल है बहुत इन्फॉर्मेशन इस वक्त वहाँ पर बिल्कुल काबुल के हवाले से नहीं है, और इंडियंस बिल्कुल वहाँ से पैकअप कर गए हैं, एम्बेसी भी नहीं है, कख नहीं पता उन्हें इस वक्त वहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, वैसे मुजम्मिल साहब, जो इंडियन मीडिया है उनको इंडिया के लोग ही बेनकाब कर रहे होते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं ना कि शायद उनके कॉन्टेक्ट्स वहाँ पर नहीं है। तो वो एक वसुंधरा चौहान है जिन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने तस्वीर लगाई है सेरीना होटल की, और उन्होंने कहा है कि डियर अर्नब गोस्वामी, दिस इज सेरीना होटल काबुल एंड आई एम स्टिल अनएबल टू फाइंड आउट 5th फ्लोर। तो मजाक तो उनका वो लोग खुद भी उड़ा रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, खुद बना रहे हैं। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि शायद कश्मीर पे या और कहीं उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के हवाले से मिल जाती हो, लेकिन ये इस वक्त वो अफ़गानिस्तान पे तो बिल्कुल ही ब्लैंक होके फ्रस्ट्रेट भी हो गए हैं। कहने को भी कुछ नहीं है, इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, बात भी नहीं है, लेकिन करनी भी है, नैरेटिव भी बिल्ड करना है, तो उसमें मेरा ख्याल है ज़्यादा ब्लंडर्स कर रहे हैं और ओवर एक्सपोज भी हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कोई इसका इंडियन इंटेलिजेंस को कोई खास फायदा भी नहीं हो रहा। ये पैसे काउंटर प्रोडक्टिव होते जा रहे हैं, जैसे कि झूठ काउंटर प्रोडक्टिव होता है। ये डिसइन्फो लैब वाला भी एक हद तक उनका चला, जरूर उन्होंने यूरोप में नैरेटिव बनाया, लेकिन इन द एंड वो पकड़ा गया और एक्सपोज हो गया। ठीक है, एक्सपोज हो गया। जुनैरा, कभी कबूतर, कभी वीडियो गेम, कभी सेरीना होटल के 5 फ्लोर, भारतीय मीडिया के झूठ के ये अंबार मगरिब किस तरह से देखता है? देखता ही नहीं।
मगरिब जिस तरह हॉलीवुड के ज़रिए से प्रोपेगेंडे करता है, हम तो समझ रहे हैं सिर्फ इंडिया करता है, मगरिब में भी एक पूरा डेडिकेटेड माइंडसेट है जिसने कंट्रीब्यूट किया हुआ है और वो उसके मुताबिक सीजन्स और मूवीज़ बनाते हैं। आपने अफगानिस्तान पे और इराक पे कितनी हीरोइक मूवीज़ देखी होंगी अमरीकी, और उस पर दिखाया गया होगा कि वो शहीद हो रहे हैं वहाँ पे या वो मारे जा रहे हैं। शहादत का कॉन्सेप्ट तो खैर उनके पास नहीं है, और वो कितना सर्विस दे रहे हैं अपने होमलैंड को। तो वो हॉलीवुड भी करता है जो बॉलीवुड कर रहा है, इसलिए आई एम नॉट सरप्राइज्ड। लेकिन ये ज़रूर है कि हॉलीवुड खूबसूरती से करता है, बॉलीवुड को वो भी नहीं करना आता, ये मैं ज़रूर कहूँगी। अब हमने तकरीबन 2 डेकेड्स ये बड़ा नैरेटिव सुना है, राइजिंग इंडिया एंड शाइनिंग इंडिया। उसमें सिर्फ हुआ ये है कि सॉफ्टवेयर में और कंप्यूटर में और IT में एक डेवलपमेंट का बूम आया, और उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा तालीम दी अपने नौजवानों को, और उन सबको उठा के यूरोप और अमेरिका भेज दिया। खुद अभी भी वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। मतलब खुदा को माने, अगर आपने कोई अपनी थोड़ी सी एक जनरेशन को ग्रूम कर लिया, उसका खुद भी फायदा ले लें। तो जो पीछे रह गए हैं वो इतने नॉन टेक्निकल हैं कि वो प्रोपेगेंडा भी नहीं सही तरह कर सकते। दिस इज हाउ आई डिफाइन देम। और मैं क्योंकि कुछ करीबी उन लोगों के साथ रही हूँ, तो वैसे भी मैंने उस कौम में ये चीज़ देखी है कि वो प्रोपेगेंडा अगेंस्ट पाकिस्तान बहुत ईजीली बाय इन कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ईजीली उसको चैलेंज नहीं करते। ठीक हो गया। जनरल साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए शाइस्ता, यहाँ किस्सा ये है कि फॉरेन ऑफिस उनका वो उनके लिए ऑब्जेक्टिव देता है कि हमें, मिसाल के तौर पे एक वक्त पे उनको ये ऑब्जेक्टिव दिया गया कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना दुनिया। दूसरा ये ऑब्जेक्टिव दिया गया कि आपने कश्मीर में जो जंग हो रही है या जो भी वहां पे इंसर्जेंसी आज़ादी की तहरीक है, उसको पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म आप करवाएंगे। फिर यहाँ पे ये जो अभी किस्सा चल रहा है, उसमें हर हालत में ये उन्होंने साबित करना है कि तालिबान जो है और पाकिस्तान और तालिबान एक हैं, इनकी वजह से। चुनाचे जब ये दिया जाता है तो फिर इंटेलिजेंस उनको थीम मुहैया करती है, तो उसके मुताबिक काम करते हैं। लेकिन वो झूठ इतना बोल जाते हैं कि वो फिर उनके पर्देफाश हो जाते हैं। झूठ इतना बोल जाते हैं कि उनके अपने पर्च हो जाते हैं। कतई कलामी की माफी चाहूंगी जनरल साहब, वक्त की कमी के सबब मुझे क्लोजिंग की जानिब बढ़ना था। नाज़रीन, मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।